हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी विद संजय में। तो फ्रेंड, जैसा हमने शुरू किया है राजस्थान कला एंड संस्कृति के मॉडल पेपर की सीरीज, तो इसका आज मैं आपके सामने 7th पार्ट लेके आया हूं। प्रश्नों की क्वालिटी वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं के समकक्ष रखी गई है, जिसका बेनिफिट आपको आगे आने वाली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ से और क्या प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो समझना, एक प्रश्न हमें कुंभलगढ़ के जिले से संबंधित पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में स्थित है। एक तो यह हमें ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न, कुंभलगढ़ की दीवार से पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में दीवार की लंबाई कितनी है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। ठीक है, एक प्रश्न हमें पूछा जाता है इसके शिल्पी से, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। यह हमें ध्यान रखना है। मंडन से भी प्रश्न हमें पूछा जाता है। एक प्रश्न हमें पूछा जाता है कटारगढ़ से कि कौन सा दुर्ग निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग में कटारगढ़ स्थित है। इस प्रकार का प्रश्न भी हमें पूछा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। यह एक अंतः दुर्ग है। ठीक है ना, इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। तो इस तरीके का प्रश्न भी हमें बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। यही महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है और महाराणा कुंभा भी यहीं रहा करते थे। ठीक है, आगे इसमें एक झाली बाब की बावड़ी और मामादेव कुंड से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो झाली बाब की बावड़ी और मामादेव कुंड से भी प्रश्न पूछा जाता है कि झाली बाब की बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है। अब मामादेव कुंड वही कुंड है जहां पर इन कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या की थी। ठीक है ना, तो यह ध्यान रखना है, मामादेव कुंड के पास ही उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। तो इस प्रकार का प्रश्न भी हमें कुंभलगढ़ फोर्ट से देखने को मिलता है। दूसरा हमें प्रश्न देखने को मिलता है अबुल फजल से हमें किस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है। अबुल फजल से हमें पगड़ी वाला प्रश्न देखने को मिलता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो इस प्रकार का प्रश्न हमें अबुल फजल से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड से भी हमें कुंभलगढ़ के लिए एक प्रश्न देखने को मिलता है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन से की है। ठीक है ना, एस्ट्रूकन से की है। तो ये एस्ट्रूकन वाला भी प्रश्न हमें पूछा जाता है। एस्ट्रूकन, ठीक है ना, एस्ट्रूकन से तुलना की है और कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्रूकन से तुलना की, तो एस्ट्रूकन वाला भी प्रश्न हमें पूछा जाता है। कुंभलगढ़ जरगा पहाड़ी पर स्थित है, यह भी हमें पूछ लिया जाता है, कौन सी पहाड़ी पर कुंभलगढ़ फोर्ट स्थित है। तो ये तमाम प्रश्न हमें घूम कर अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद रखना है, इनका ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। देखना, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्न आपको सीधे देखने को मिलेंगे और यदि रिवीजन आप वहां पर करके नहीं जाएंगे इन प्रश्नों का, तो आपके क्वेश्चन वहां पर नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि बार बार प्रश्नों को देखें। कहने का मतलब है आप कम पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन 1 पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। ठीक है ना, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे कि भूमिज शैली के मंदिरों से प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न तो इससे पूछा जाता है कि भूमिज शैली
किस मंदिर स्थापत्य की किस शैली की उपशैली है, ठीक है ना। तो भूमिज शैली नहीं है, यह एक उपशैली है और यह नागर शैली की उपशैली है, ठीक है। एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि यह किस शैली की उपशैली है, ठीक है। नागर शैली की उपशैली भूमिज शैली है। अब भूमिज शैली के मंदिर कौन कौन से हैं राजस्थान में, भूमिज शैली के मंदिर कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भूमिज शैली के मंदिर राजस्थान में पहला भूमिज सबसे पुराना मंदिर तो सेवाड़ी का जैन मंदिर है। इसके बाद में दूसरा मंदिर मैनाल का, जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, मैनाल का महानालेश्वर, ठीक है, महानालेश्वर मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर जो चित्तौड़ में पड़ता है, यह भूमिज शैली का दूसरा सबसे पुराना मंदिर है। भूमिज शैली का दूसरा सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो मैनाल का महानालेश्वर मंदिर है। शेवाड़ी का जो मंदिर है वह 1010 ईस्वी से 1020 ईस्वी का यह माना जाता है, जबकि मैनाल का महानालेश्वर मंदिर 1075 ईस्वी का माना जाता है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में रामगढ़ का भंड देवरा जो 12 जिले में स्थित है, यह भी भूमिज शैली का मंदिर है। और मैनाल का महानालेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है ही, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक हमें बिजोलिया में मंदिर देखने को मिलता है भूमिज शैली का, बिजोलिया में उंडेश्वर महादेव, बिजोलिया में उंडेश्वर महादेव हमें भूमिज शैली का मंदिर देखने को मिलता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें रणकपुर और झालरा पाटन, ठीक है, रणकपुर और झालरा पाटन के हमें जो सूर्य मंदिर हैं वे किस शैली के हैं, भूमिज शैली के हैं, तो हमें यह याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में एक अद्भुतनाथ जी का मंदिर और है, चित्तौड़गढ़ में अद्भुतनाथ जी का मंदिर और है, इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है, याद रखना है कि ये सभी मंदिर भूमिज शैली के हैं। बार बार एग्जाम्स में एक एक करके आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हमें इनको यहीं याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न, मजार फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है, मजार फकरी। अब देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 डूंगरपुर। अब ये मजार फकरी क्या है इसको समझना। मजार फकरी माही नदी के किनारे, मजार फकरी माही नदी के किनारे अवस्थित, माही नदी के किनारे अवस्थित सैयद फकरुद्दीन, माही नदी के किनारे अवस्थित सैयद फकरुद्दीन की मजार है, जो दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है, ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है, मजार फकरी, सैयद फकरुद्दीन की मजार गलियाकोट माही नदी के किनारे, इसे ही क्या कहा जाता है, मजार ए फकरी। सैयद फकरुद्दीन की मजार को ही मजार ए फकरी कहा जाता है, जो डूंगरपुर के गलियाकोट नामक स्थान पर माही नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया गया, तो बूंदी में रंग महल का निर्माण बूंदी के महाराजा महारावल छत्रसाल जी ने करवाया था, ठीक है ना। तो बूंदी के महाराव छत्रसाल द्वारा बूंदी में भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण करवाया गया था, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 छत्रसाल। हमारा अगला प्रश्न, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जोधपुर से। अगला प्रश्न, डुंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4
हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। राजस्थान एग्जाम्स में एक बार डुंडलोद के लिए प्रश्न पूछा गया था। डुंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डुंडलोद झुंझुनू का एक उपनगर है। यहाँ पर गोयनका की हवेली है। किसकी हवेली है? गोयनका की हवेली, गोयनका की हवेली। ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि डुंडलोद में एक तो गोयनका की हवेली है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और इस बार प्रश्न पूछा गया था कि डुंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डुंडलोद हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, स्वरूप दे झाली ने। ठीक है। तो मालदेव की रानी स्वरूप दे झाली ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। तो यह हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, साहिबदीन। समझना, साहिब राम और साहिबदीन। चित्रकला में दो चित्रकार हुए हैं, एक साहिब राम थे, एक साहिबदीन थे। साहिब राम चित्रकार मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित थे, जबकि साहिब राम जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित थे। ठीक है ना। एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि साहिब राम कहाँ के चित्रकार हैं और साहिबदीन कहाँ के चित्रकार हैं। साहिब राम जयपुर के हैं और साहिबदीन मेवाड़ के हैं। ठीक। अब थोड़ा इसमें समझना कि साहिबदीन से किस प्रकार के प्रश्न और पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो एक तो इसके संरक्षक से प्रश्न पूछा जाता है कि साहिबदीन को किस शासक का संरक्षक प्राप्त था। ठीक है ना। तो मेवाड़ के जगत सिंह प्रथम का संरक्षण साहिबदीन को प्राप्त था। एक तो प्रश्न, ठीक है। एक इसमें समझना, प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? ठीक है ना। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है साहिबदीन से। तो साहिबदीन ने 1628 ईस्वी में रागमाला के सेट को चित्रांकित किया था। ठीक है ना। तो एक तो हमें यह ध्यान रखना है। अब जब बात आती है रागमाला सेट की, तो रागमाला सेट को मेवाड़ के ही एक और चित्रकार हुए हैं, जिनका संबंध चावंड शैली से था। ठीक है ना। समझना इसको, चावंड शैली से संबंधित था और चित्रकार का नाम था निसारदीन, और इन्हें ही नसीरुद्दीन भी कहा जाता है। समझना इसको, इन्हें ही नसीरुद्दीन भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो निसारदीन ने 1605 में महाराणा अमर सिंह के काल में रागमाला का एक सेट तैयार किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमर सिंह प्रथम के शासन में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? ठीक है ना। तो यह प्रश्न भी आपको पूछा जाता है, तो उसमें राइट आंसर निसारदीन होगा। ठीक है ना। तो यह हमें ध्यान रखना है कि निसारदीन अमर सिंह के समय के चित्रकार हैं और साहिबदीन जगत सिंह प्रथम के समय के चित्रकार हैं। जगत सिंह प्रथम के समय के चित्रकार साहिबदीन ने 1628 में रागमाला का सेट तैयार किया था, जबकि अमर सिंह प्रथम के समय के चित्रकार निसारदीन ने 1605 ईस्वी में रागमाला का सेट तैयार किया था। तो यह हमें ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान और रखना है इसमें, 1768 ईस्वी में कोटा शैली के अंदर डालू नामक चित्रकार का क्या नाम था? डालू नामक चित्रकार ने भी 1768 ईस्वी में रागमाला का एक सेट तैयार किया था। ठीक है ना। तो
रागमाला से संबंधित ये भिन्न भिन्न आपको एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है। इसे कहाँ से आयातित माना जाता है? हमें उस जगह विशेष का, क्षेत्र का, देश का नाम बताना है जहाँ से इसे आयातित माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ईरान। ईरान से इसे आयातित माना जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। होलार राजस्थानी लोकगीत में किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो हमें यह बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा शिशु का जन्म होने पर होलार लोकगीत गाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कौन सा तत्वाद्य नहीं है? कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नागफनी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न, कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गरासिया जनजाति का। ठीक है, अब समझना, कूद नृत्य एक तो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कूद नृत्य है, जो गरासिया जनजाति के लोग इसे करते हैं। ठीक है, एक तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि गरासिया जनजाति के और कौन कौन से नृत्य हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गरासिया जनजाति के नृत्य हैं जिसमें कूद नृत्य हो गया। गरासिया जनजाति के लोग कूद कूद कर नृत्य करते हैं, इसलिए कूद नृत्य। लूर नृत्य, गरासिया जनजाति की महिलाएं लुर के नृत्य करती हैं, इसलिए इनका एक नृत्य है लुर नृत्य। इसके अलावा जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वालर नृत्य को आपको ध्यान रखना है, वालर नृत्य। इसके अलावा जवारा नृत्य, जवारा के बारे में भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। रायण नृत्य का भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। एक ये गरबा भी करते हैं, गरासिया जनजाति के लोग गरबा भी करते हैं, तो इनसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो डाउट नहीं रहना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पाबूजी की फड़ में बोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य है। पाबूजी की फड़ में रावण हत्थे का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न चरणदासी संप्रदाय से है, जो कि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पक्का हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ ऑप्शन 1 दिल्ली में है। अच्छा, अब इसके अलावा हमें और क्या प्रश्न चरणदासी संप्रदाय से देखने को मिलते हैं, वे हमें यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इसको समझना, चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चरणदास जी महाराज। पहली बात तो ये, ठीक है, चरणदास जी महाराज हैं। इसके अलावा इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया था एक बार, रणजीत। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इनके जो इनका प्रारंभिक नाम था वह रणजीत था, तो यहाँ से भी एक बार प्रश्न पूछा गया था, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि चरणदासी संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कौन सी है, मुख्य पीठ कौन सी है, तो याद रखना डेहरा अलवर चरणदासी संप्रदाय की राजस्थान में एक मुख्य पीठ है। जबकि प्रधान पीठ तो दिल्ली में है, लेकिन राजस्थान में प्रधान पीठ आपको पूछ ले तो डेहरा अलवर है, जो इनका जन्म स्थान भी है। ठीक है ना, जो इनका जन्म स्थान भी है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है, इनके गुरु से भी एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है ना, गुरु से भी प्रश्न बन जाता है, जो इनके गुरु का नाम है सुखदेव मुनि। ठीक है, याद रह जाएगा, सुखदेव मुनि से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनकी समाधि दिल्ली में है, समाधि से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनकी समाधि दिल्ली में है, दिल्ली से प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो कि इनकी प्रधान पीठ भी है। ठीक है, समाधि से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है नादिर शाह से
कि राजस्थान के लोक संत जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, तो इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, इसलिए यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले संत कौन थे? चरणदास जी महाराज, यह भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद एक प्रश्न इनकी जो इनकी शिष्याएं थी, नारी संत हम कह सकते हैं, नारी संत से भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाता है, जो थी दयाबाई और सहजोबाई, ठीक है ना, दयाबाई और सहजोबाई, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनके कितने नियम हैं, ठीक है ना, चरणदासी संप्रदाय के नियम कितने हैं? तो चरणदासी संप्रदाय के 42 नियम हैं, यह हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके जो ग्रंथ हैं उसकी भाषा के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस भाषा में इनके ग्रंथ लिखे गए हैं। तो मेवाती भाषा में इनके ग्रंथ लिखे गए हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तमाम प्रश्न हमें चरणदासी संप्रदाय से देखने को मिलते हैं, बार बार एग्जाम्स में यही प्रश्न आपको घूम के देखने को मिलेंगे, तो इनको बार बार रिवाइज करना है। यही हमारे प्रश्न एग्जाम्स में बनने वाले हैं, इनमें से एक प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पर पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कितने जबरदस्त हैं, ठिकरिया, जोधपुरिया, कोल्लू और पांचोटा, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर, ठीक है ना, कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर। अब पाबूजी से भी बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को बनते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पहला प्रश्न तो यही बनता है कि वे कौन से राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना, पाबूजी थे लक्ष्मण के अवतार, यहाँ से प्रश्न हमारा बनता है। दूसरा, राजस्थान के लोक देवता जो प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता माने जाते हैं, ठीक है ना, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके शिष्य किस जाति के हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रायका जाति, रायका और रेबारी जाति के लोग इन्हें आराध्य देव मानते हैं, ठीक है ना। तो रायका और रेबारी जाति के लोग इन्हें आराध्य देव के रूप में मानते हैं। तो इनके शिष्य रायका और रेबारी जाति के होते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, ठीक है। एक इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, इंपॉर्टेंट है, चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है कोल्लूमंड में, फलोदी, जोधपुर। तो ये ध्यान रखना है, यह हमारा इंपॉर्टेंट है। कोल्लूमंड चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक पाबूजी की फट से रावण हत्या वाद्य यंत्र से क्वेश्चन हमें शायद इसी में भी पिछला प्रश्न ही हमें देखने को मिला था। तो रावण हत्या का प्रयोग करते हैं, रावण हत्या, ठीक है ना, रावण हत्या का प्रयोग इनकी फड़ के वाचन के समय रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा 16वां प्रश्न है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है। तो राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, घेवर माता। तो हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 17, हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? क्या एक बार लगता है, 2 बार लगता है, 4 बार लगता है या 3 बार लगता है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा कि गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में 2 बार लगता है। ठीक है, वर्ष में 2 बार मेला लगता है। अब जाम्बोजी से संबंधित प्रश्न में क्या क्या देखने को मिलते हैं वे तो हम जाम्बोजी की एक क्लास लेंगे अलग से, उसमें आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में प्रतिवर्ष 2 बार फाल्गुन माह में, एक तो फाल्गुन माह में, दूसरा आश्विन माह में, आश्विन जिसे आमतौर पर बोला जाता है आसोज, ठीक है ना, आश्विन की अमावस्या को, फाल्गुन और अमावस्या को, आश्विन की अमावस्या को जाम्बेश्वर मेला 2 बार भरता है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 2 बार किस किस तिथियों को पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा प्रश्न नंबर 18, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? हमारे ऑप्शन है
गुरु पूर्णिमा, श्रावण कृष्ण नवमी, श्रावण शुक्ल नवमी और नेवलाष्टमी। जबरदस्त प्रश्न है। अब नेवलों की पूजा एक तो निडरी नवमी को की जाती है, निडरी नवमी, निडरी नवमी को की जाती है, ठीक है ना। अब निडरी नवमी कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी को आती है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा के जो पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति थे वे छापदार कहलाते थे, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 छापदार। अगला प्रश्न, टड्डा आभूषण पहना जाता है। तो टड्डा आभूषण स्त्रियां अपने बाजू में पहनती हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो स्त्रियां बाजू में टड्डा आभूषण पहनती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? तो पाल भीलों की बस्ती को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा, पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? तो राजस्थानी संस्कृति में जानोटण वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर राइट रहेगा, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, विनायका, हथियागोड़ और कालवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित हैं, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी गया है कि विनायका, हथियागोड़ और कालवी की गुफाएं, ठीक है ना, कालवी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कालवी की, विनायका की, हथियागोड़ की गुफाएं झालावाड़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, हमें ध्यान रखना है कि झालावाड़ में स्थित है कालवी की गुफाएं। तुम्हारा अगला प्रश्न, राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मेवाती बोली की उपबोलियां हैं, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि कठेर किस बोली की उपबोली है? कठेर, तो कठेर का प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो यह भी मेवाती बोली की ही उपबोली है कठेर, तो कठेर का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि चरणदास व उनकी जो 2 शिष्याएं थी, दयाबाई और सहजोबाई, उनके द्वारा लिखित जो साहित्य था वो इसी भाषा में था, मेवाती भाषा में ही था, तो एक हमें ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये अलवर और भरतपुर जिलों में, अलवर और भरतपुर जिलों के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, खास तौर पर मेवाती क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है, ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें पुस्तकें दे रखी हैं और एक तरफ उनके रचनाकार दे रखे हैं, हमें मिलान करना है कि कौन सी कृति किस रचनाकार की है, ठीक है। तो हमीरहट के रचनाकार हैं चंद्रशेखर, ठीक है, हमीरहट के रचनाकार है चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य के रचनाकार है नयन चंद्र सूरी। और कानड़ देव प्रबंध के रचनाकार है पद्मनाभ। और पृथ्वीराज विजय के रचनाकार हैं जयनक, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हुआ? 1 2 4 3 मिलान करेंगे, 1 2 4 3 को, 1 2 4 3 को मिलान करेंगे, 1 2 4 3 हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलेगा, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कमेंट में बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।